हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। डाउट डिस्कशन की इस सीरीज के नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मैक्सिमम। तो चेक करेंगे कि 18 ml वाटर का मतलब होता है 18 ग्राम और 18 ग्राम वाटर होता है 1 मोल वाटर। 0.18 ग्राम वाटर दैट इज वो होता है 0.18 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो दैट इज 0.01 मोल वाटर होगा। ठीक है, 0.00224 लीटर वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। अब ये थोड़ा सुनने में फनी लगेगा, क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर दिस कंसेप्ट और 22.4 लीटर वाला जो कंसेप्ट है ना, वो बोला क्या गया है कि वो वेपर है, लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो वेपर रहता नहीं है। लेकिन अब इन दोनों कंसेप्ट को फ्यूज किया है, तो डेफिनेटली हम इसको एसटीपी की कंडीशन पर वाटर को वेपर कंसीडर करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई है स्टूडेंट्स? एसटीपी की। ठीक है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपन क्या कर लेंगे 22.4। तो हमारे पास कितना है 0.00224 अपॉन 22.4। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं ना, तो दैट इज 22.4 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 22.4। 1 2 3 4 प्लेसेस हम राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो ये कितना है स्टूडेंट्स? 10 टू द पावर -4 मोल है, और ये 10 टू द पावर -3 मोल है। ठीक है ना, अब पूछा क्या है? मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके पास है? 1 के पास है, फिर 2, फिर 4 और लास्ट में है 3। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। तो अगर मुझे 2 मोल अमोनिया चाहिए तो 3 मोल H2 मुझे लेना पड़ेगा, और अगर मुझे 20 मोल अमोनिया चाहिए तो मुझे 30 मोल H2 लेना पड़ेगा। सो मेरा आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 30 मोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, let's read the volume occupied by 1.8 gram of water vapor at 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, और R की वैल्यू दे रखी है 0.083 बार। अब ये जो टॉपिक है ना, इसका मतलब है कि कंडीशन इज नॉट एसटीपी। एसटीपी की कंडीशन क्या है? 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन। या तो 1 एटमॉस्फेयर के बदले आप 1 बार ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कंडीशन? 1 बार प्रेशर तो है, लेकिन टेम्परेचर ध्यान से देख लो, टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर कंडीशन आइडियल नहीं है तो उस केस में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यू विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT है, जिसमें प्रेशर ऑफ गैस हमेशा होना चाहिए एटमॉस्फेयर या तो बार में, वॉल्यूम होना चाहिए हम कंपलसरी लीटर में, n इज नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर कंपलसरी केल्विन यूनिट में होना चाहिए, और R जो है ना, R बहुत इंपॉर्टेंट है, R है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल केल्विन। या तो ध्यान से इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर इफ इट इज बार इट टर्न्स आउट टू बी 0.08314 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें
और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू दे दी है ना तो अपना दिमाग ना लड़ाए। देख लो इसकी वैल्यू है 0.08314, जबकि यहाँ पर आपको दे दिया है 0.083, तो फिर डेफिनेटली हम उसका ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ PV इज इक्वल्स टू nRT। तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, nRT अपॉन P। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए है, लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो डेट इज WRT अपॉन MP। ऐसा कर देंगे, n के बदले मैंने कर दिया है W अपॉन m। अब सारी चीजें एक एक करके लिखेंगे। तो W की वैल्यू है 1.8, R की वैल्यू मुझे लेनी है 0.083, टेम्परेचर है 374, ध्यान से, लेकिन 374 हमें रखना नहीं है, हमें केल्विन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू डालनी है। तो ये हो जाएगा कुछ 647 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 एंड प्रेशर तो 1 बार है ही, तो ये हो गया मेरा 0.1 इंटू 0.083 इंटू 647। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं स्टूडेंट्स, तो इसको मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लूं, तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसको भी मैं जोड़ लूं तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -3, और ये हो गया है 647। अब इन दोनों को मैं अगर मैं मिला लूं तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 0.647। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब मैं आपको इसकी एक टेक्निक दिखाता हूँ, ध्यान से देख लो। मान लो कि ये 8 है और ये 8.3 के बदले ये 8 है, और 0.647 के बदले ये है 0.6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 0.6 का आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 0.6 का आंसर आएगा 4.8। माने आंसर जो आएगा ना, तो फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने 8.3 को लिया है 8 और 0.647 को लिया है 0.6, तो हमने एक्चुअल वैल्यू को क्या करके छोटा करके ये आंसर निकाला है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा जिसमें फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, इससे थोड़ा ज्यादा, और फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आंसर ये हो जाएगा। देख लो, इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसमें फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसमें भी फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है। आप सोचेंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक बात समझो, 8 इंटू 0.6 करते हैं तो ही आंसर 4.8 तो आ जाता है स्टूडेंट्स। हालांकि वैल्यू तो 8.3 और 0.647 है, तो डेफिनेटली एक्चुअल आंसर तो इससे ऊपर आना चाहिए, इसलिए आंसर ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में अप्रोक्सीमेशन भी ठीक से समझ में आना चाहिए, वो भी मैं आपको जब भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब देख लो, सारे जो है ना, ये लिथियम हमेशा एटॉमिक ही होता है क्योंकि मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। लेकिन जब आपको गिवन मास पर एटम से फाइंड करना है ना, तो फिर क्या करेंगे, एटॉमिक वेट से हम डिवाइड करेंगे। तो इन सब में कंसेप्ट कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट वाला कंसेप्ट लगेगा। अब ध्यान से देखना कि सब में क्या है पता है, सब में मास 1 ग्राम है। ध्यान से देखो, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 होगा, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 108 होगा, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 24 होगा, और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 16 होगा। गलती से 32 मत कर देना, क्यों, क्योंकि 32 से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हाँ, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि पर मॉलिक्यूल 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इससे तो बेटर है ना स्टूडेंट्स कि हम सीधा क्या कर ले, एटॉमिक वेट से ही उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम। अब जब मास क्या है, मास सबका सेम है, यहां पर आ जाओ तो समझ में आ जाएगा, मास सबका सेम है,
तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा ना उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे। तो आप समझ लीजिए कि सबसे छोटा एटॉमिक वेट लिथियम का है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लिथियम के होंगे। एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट सिल्वर का है तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स सिल्वर के होंगे। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे, 1 में, देन आएगा 4, फिर आएगा 3 और सबसे कम किस में होंगे, 2 में होंगे। हालांकि हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेइज 12 ग्राम। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। चलो तो 1 मोल कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स इक्वल टू क्या होगा, चलो उसमें कितने एटम होंगे, तो सीधी सी बात है कि 12 ग्राम उसका क्या है, 12 ग्राम उसका एटॉमिक वेट है। हो गया ना एटॉमिक वेट, बोलो। तो 1 मोल में 12 ग्राम है तो 12 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल सी एटम्स होंगे। एंड 1 मोल सी एटम्स क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। तो हमारा आंसर सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ओके, चलो let's read next question. An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 100 ग्राम अगर कंपाउंड है ना तो उसमें 78 ग्राम जितना क्या है, कार्बन है, और 22 ग्राम जितना क्या है, 22 ग्राम जितना हाइड्रोजन है। इतना क्लियर हो गया है। चलो अब इसको देखते हैं, द राइट ऑप्शन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो CH है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो 1:1 है, इसमें 1:2 है, इसमें 1:3 है और इसमें 1:4 है। क्या बात समझ में आई। तो सबसे पहले मैं इस केस में क्या करूंगा, दोनों का वेट है मेरे पास, कार्बन है 78 ग्राम और हाइड्रोजन है 22 ग्राम, दोनों के वेट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो कार्बन जो है ना, एन ऑफ कार्बन क्या होगा, 78 डिवाइडेड बाई 12 होगा, और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, दैट टर्न्स आउट टू बी 39/6, राइट। एंड एन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, एन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 22। बोलो, ठीक है। अब इसके ऊपर से अगर आप क्लासिकल मेथड से सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे ना तो वो आपके लिए मैथमेटिकली बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मैं रेशियो ले रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहां पर 39/6 इज टू 22 है, तो ये मैं कर लूंगा 39:, ये यहां पर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो ये बन जाएगा 132। चेक करो, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स अगर 39 है तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, 132। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ध्यान से देखना, हर बार मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी नहीं होता है, थोड़े दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा। अब ध्यान से, क्या ये 1:1 है, तो इसका आंसर है कि नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। क्या ये 1:2 है, 39:78 होता ना तो वो 1:2 कहलाता, तो ये भी नहीं है। चलो CH4 होने के लिए क्या होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए, 1:4। अब देखो ध्यान से, 39:132 है, क्या ये वैल्यू इससे 4 टाइम्स है, ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू इससे 4 टाइम्स है। मान लो कि अगर ये 40 है, क्या है 40, तो इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 160 होगा। तो 39 का 4 टाइम्स क्या आएगा, 156 आएगा। तो ये 39:156 भी नहीं है। इसका आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि CH4 भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा CH3। क्या बात समझ में आ रही है।
क्लियर है? तो पहली बात, ये 1:1 नहीं है तो ये नहीं आएगा, 1:2 भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 39:78, तो ये 78 क्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 80, 82 ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आंसर डायरेक्ट इंटीजर में आए वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये 78 के आसपास की भी वैल्यू नहीं है। अगर हमारा आंसर हमें CH4 लग रहा है तो 1:2 क्या होना चाहिए, 4। अब 39:160 के आसमान, एक्चुअली तो 4 टाइम्स करोगे तो 156 आएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर ये 156 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो हम मान लेते कि CH4 है, लेकिन 132 और 156 के बीच में काफी डिफरेंस है, 24 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है ना? तो ये आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, CH3। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन से भी आपको दिमाग लड़ा करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, ओके, चलो अगेन परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव 54.5% कार्बन, 9.1% हाइड्रोजन, सो इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि जितने भी परसेंटेज दिए हैं ना उन सभी परसेंटेज का टोटल कर लो। अगर ये टोटल 100% आता है ना तो आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अगर इनका टोटल 100% नहीं आता है ना तो बाकी के जो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज है वो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा। अब एक और चीज भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि सभी एलिमेंट का परसेंटेज टोटल जो है ना वो आ रहा है 98.5 या 99% या 98.7% या 99.5%, तो फिर 0.5% या 1% या 1.2% जितना ऑक्सीजन कभी नहीं होता है। तो ये डिफरेंस क्यों आया 0.5% 1% का? ये टोटल परसेंटेज का जो टोटल है वो 100 क्यों नहीं हुआ? तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी जिसका टाइटल है एरर। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना स्टूडेंट्स तो कुछ पर्सनल एरर होती है, कुछ जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस की भी अपनी एक एरर होती है, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसकी कुछ एरर होती है, कुछ सराउंडिंग होता है उसकी एरर होती है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैलिब्रेशन की एरर होती है। इन सारी एरर्स में से एक या एक से ज्यादा मिलाकर ये हो जाता है कि सभी एलिमेंट्स के परसेंटेज का टोटल 100 नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अगर डिफरेंस फ्रॉम 100% अगर 0.5 1% 1.5 ऐसा है ना तो वो ऑक्सीजन नहीं है, उसको फिर 100 मान ही लेना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्यों ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये है 54.5 और कार्बन है 9.1, तो ये हो गया 63.6, तो ये 100% से काफी दूर है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, बाकी का डेफिनेटली क्या है, बाकी का डेफिनेटली ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 36 इतना ऑक्सीजन है, चेक करो, ठीक है? चलो अब टेबल बनाकर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास कुल मिलाकर 3 एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज क्या है, 54.5 है, 9.1 है एंड 36.4 है। इसका एटॉमिक मास है 12, इसका एटॉमिक मास है 1 और इसका एटॉमिक मास है 16। इसको हम डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स पर जाएंगे तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको एटॉमिक वेट 1 से डिवाइड करेंगे और इसको एटॉमिक वेट 16 से डिवाइड करेंगे। चलो इसको डिवाइड करेंगे 2 2 7, ओके, ये है 9.1 और ये ओके। अब रिलेटिव रेशियो अगर हम निकालें, इन सबके नंबर ऑफ मोल्स आ गए स्टूडेंट्स, रिलेटिव रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स मिनिमम है ना उस नंबर ऑफ मोल्स से सभी नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे। दैट इज 2.27 डिवाइडेड बाय 2.27 इक्वल्स टू 1, 4.54 डिवाइडेड बाय 2.27 इक्वल्स टू 2 और 4.
9.1 डिवाइडेड बाई 2.27, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 4। तो रेशियो 2:4:1 बन रहा है, 2:4:1। तो C2H4O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैचिंग समवेयर, यस। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स। 1 ml of water contains 20 drops, then the number of molecules in a drop of water। ठीक है, अब ध्यान से, 1 ml वाटर के अंदर कितने हैं? 20 ड्रॉप्स है। ठीक है, तो एक ड्रॉप में आप लोगों को क्या पूछा है? एक ड्रॉप में आप लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि वाटर जो है ना उसकी डेंसिटी 1 होती है। तो इसका यूज करेंगे पहले तो। ठीक है, ध्यान से देखो कि ये है 1 ml वाटर ना। 1 ml वाटर का मतलब क्या होता है? दैट इज 1 ग्राम वाटर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 ग्राम पर ml होती है। अब इस 1 ग्राम वाटर को मैं करूंगा कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स में। दैट नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो W क्या है? W है 1 और मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1/18 मोल हो गए। चेक करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब और आगे एक ड्रॉप पर जाना है हमें। ठीक है, चलो। तो 1 ml माने 1/18 मोल हुए। 1/18 मोल किस में है? 20 ड्रॉप्स में है। तो 20 ड्रॉप्स में 1/18 मोल वाटर है भाई। तो एक ड्रॉप में कितने होंगे? 1/18 इंटू 20 मोल H2O होंगे स्टूडेंट्स। बोलो, सही किया हम लोगों ने। पहले तो देख लो, 1 ml के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। 1 ml माने 1/18 मोल इन 20 ड्रॉप्स। तो 20 ड्रॉप्स में 1/18 मोल है, तो 1 ड्रॉप में कितने मोल होंगे? 1 ड्रॉप में इतने मोल्स होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या, इससे आगे क्या पूछा है? इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो एक मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स? कितने होते हैं? देयरफॉर हमारे पास कितना है? 1/18/20 इक्वल्स टू कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 एंड 20। क्या बात समझ में आई? अब इसको ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23, यहां आ गया 18 इंटू 20। अब मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स के ये जो है ना, ये ऑलरेडी 6.022 है ना, ये मान लेता हूं कि 6 ही है। तो इसको मैं यहां काट लूंगा तो ये बन जाएगा 3। चेक करो, बात क्लियर है? अब इसको मैं बोल दूं कि 1/60 है, 10⁻20। इसको मैं यहां कर देता हूं 10⁻22 और यहां मैं कर देता हूं 6। चेक करो, 3 इंटू 2 6 और ये जो 0 है इसको मैंने कर दिया 10⁻22। ना 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/6 की वैल्यू होती है 0.1666 ऐसे कुछ इंटू 10⁻22। तो इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं कि 1.666 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। इसके नजदीक का कोई आंसर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये बैठेगा। चेक करो, 1.6 10⁻21 10⁻21। बातें क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1 ml को ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया। माने 1 ml में इतने मोल वाटर है, माने 20 ड्रॉप्स में इतने मोल वाटर है। तो एक ड्रॉप में इतने मोल वाटर होंगे और फिर बाद में हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर ये निकल के आया। लेकिन हमने इसमें भी अप्रोक्सीमेशन के कंसेप्ट का यूज किया है और सिंप्लीफाई किया है। तो सभी क्वेश्चन में जहां पर भी अप्रोक्सीमेशन आएगा ना, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
A sample of phosphorus trichloride contains 1.4 mole of substance. क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का सैंपल है जिसमें 1.4 मोल जितना PCl3 है। आगे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द सैंपल। चलो भाई, इसमें क्या है कि 1 मोल PCl3 है ना, तो उसमें 4 मोल एटम्स होते हैं। कैसे? 1 मोल फास्फोरस का और 3 मोल क्लोरीन के। देयरफॉर मेरे पास कितना सब्सटेंस है? 1.4 मोल PCl3 है, तो इसमें 4 इंटू 1.4 इक्वल्स टू 5.6 मोल एटम्स कुल मिलाकर हो जाएंगे। बोलो, अब इसको मुझे नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स है तो आंसर 5.6 आएगा, लेकिन ध्यान से हाउ मेनी एटम्स पूछा है, माने कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5.6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मान लो कि ये 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 33.6 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 3.36 इंटू 10 टू द पावर 24 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। इससे आसपास का, इससे थोड़ा बड़ा आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिर्फ 6 ले लिया है। एक्चुअली ये क्या है? 6.022 है। तो अगर 6 लेते हैं तो ये आंसर है, तो 6.022 लेंगे तो थोड़ा बड़ा आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर इससे मैच कर रहा है, चेक करो। हमारा आंसर है 3.36, यहाँ पर आंसर है 3.372। कभी कभी सेम डिजिट के साथ पावर में गड़बड़ हो सकती है, तो ये भी एक बार ही चेक कर लेना चाहिए कि ये 10 टू द पावर 24 है और ये भी 10 टू द पावर 24 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 1 मोलल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल। क्या? ध्यान से देखना, मोलालिटी की डेफिनेशन हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट होती है। ठीक है, तो मोलालिटी एक्चुअली क्या है? मोलालिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी होता है। W1 सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट है ना, तो इट शुड बी W1 वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 is always used for solvent and 2 is always used for solute। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1 मोलल सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आएगा? दैट इज W1 विल बी 0.5 kg, या तो आप कह सकते हैं कि 500 ग्राम, लेकिन ध्यान रहे 500 ग्राम सॉल्वेंट, तो 500 ग्राम सॉल्वेंट इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। चलो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 ml 0.5 molar HCl solution according to this equation। चलो, कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। हमें सेकंड प्लेस माने डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट का करेक्शन एक्यूरेसी के साथ हमें आंसर देना है। अब पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट को समझे कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। तो समझे हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है ना, वो 100% प्योर नहीं है, वो 95% प्योर है। इसका मतलब है कि उस सैंपल में से अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट निकालूंगा ना, तो एक्चुअली उसमें 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा और 5% क्या होगा? इम्प्योरिटी होगी।
एनीथिंग प्रेजेंट अदर देन कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम इम्प्योरिटी कहेंगे। उसके अंदर मान लो कि हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, प्लेटिनम कुछ भी है, लेकिन अदर देन कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो समझ लो कि वो क्या है, वो हमारे लिए इम्प्योरिटी है। तो अगर हमारा सब्सटेंस इम्प्योर है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट थियोरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो देख ले कि उसको रिएक्ट किसके साथ कराना है। तो उसको रिएक्ट कराना है कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ, जिसकी स्टोइकियोमेट्री आपको दे दी है। अभी ये तो लकी है इसमें क्या, ये क्वेश्चन में इक्वेशन जो है ना फुल्ली बैलेंस दिया हुआ है, चेक करो। अगर बैलेंस नहीं होता है तो पहला काम हमें ये करना है कि उस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। अब ध्यान से देखो, उसको रिएक्शन किसके साथ करानी है, इसके साथ। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या दिया है स्टूडेंट्स, 50 ml 0.5 मोलर HCl, ठीक है। अब मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलारिटी है 0.5 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड करने हैं, और ध्यान से ये वॉल्यूम ml में है तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर -3 करूंगा तो N2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल HCl से मुझे रिएक्शन करवानी है। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मुझे इससे करवानी है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मुझे इतने मोल HCl से करवानी है। अब ध्यान से स्टोइकियोमेट्री को देखें स्टूडेंट, स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है कि 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन कराने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो इसको मैं लिख लूं कि 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करानी है तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। Therefore 25 into 10 to the power -3 मोल HCl से अगर रिएक्शन करानी है तो 25 into 10 to the power -3 divided by 2 that is equals to 12.5 into 10 to the power -3 मोल CaCO3 चाहिए, है या ना। ये तो मोल आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेट निकालना है। लकीली कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है स्टूडेंट्स, 100 ग्राम पर मोल है, ठीक है। चलो तो N इज इक्वल टू W अपॉन M, तो W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए हमें। बोलो कब, अगर वो 100% प्योर है तब। लेकिन आपने देखा ध्यान से इस क्वेश्चन में कि यहां पर ये जो प्योरिटी है ना, ये प्योरिटी 95% है, चेक करो। माने 100% से थोड़ा कम प्योर है। अब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद मैं आपको लॉजिकली भी बताऊंगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स के 120 अगर हमारा सब्सटेंस, अगर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है तो डेफिनेटली 1.25 ग्राम चाहिए अगर 100% है तो। लेकिन हमारा सब्सटेंस तो इम्प्योर है तो डेफिनेटली जितनी रिक्वायरमेंट है ना उससे ज्यादा चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है ना उससे ज्यादा चाहिए। तो यहां पर आएगा 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 95 ग्राम चाहिए, माने 1.25 से थोड़ा ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये 100 से थोड़ा कम है तो ये आएगा 1.25 से थोड़ा ज्यादा। तो यहां पर वापस चलते हैं हमारे ऑप्शन के पास। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो 1.25 है जो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा 1.25 से ज्यादा, ज्यादा लेकिन कितना ज्यादा, तो प्योरिटी क्या है सिर्फ 5% कम है, तो आंसर क्या आएगा 1.25 से थोड़ा ज्यादा आएगा। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 1.32 बनेगा।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपने मैथमेटिकली यहां पर देखी होगी, मैथमेटिकली ध्यान से देखो, हर बार हम क्या करते हैं पता है, दीज इनटू दीज अपॉन दीज करते हैं। देखो मान लो कि 2 पेंसिल की कीमत है 10 रुपए, तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो 2 पेंसिल की कीमत 10 है, तो 5 पेंसिल की कीमत के लिए हम क्या करते हैं, 5 into 10 डिवाइडेड बाई 2। सो दीज इंटू दीज डिवाइडेड बाई दीज करते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, 25 रुपीज। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। लेकिन लेकिन ध्यान से समझना, ऐसा कब होता है, जब ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो ऐसा होता है। मीन्स व्हाट, रिलेशनशिप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा कर सकते हैं। माने क्या कि नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसके लिए पे करने वाली अमाउंट भी बढ़ेगी। सो इफ वन इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस, मींस दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अब एक और केस देखो, जैसे कि दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो काम 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो 10 बंदे मिलकर वो काम करेंगे तो कितने टाइम में खत्म होगा। अब लॉजिक समझो, 2 बंदे मिलकर अगर काम कर रहे हैं, वो काम 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो 10 बंदे मिलकर काम करेंगे, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, मैन पावर आपने 5 टाइम्स बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली काम के लिए जो टाइम लगेगा ना वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा। मैन पावर 5 टाइम्स बढ़ा दिया तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टाइम 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये 5 टाइम्स बढ़ा तो ये 5 टाइम्स कम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब देखो ध्यान से, अब आप वो कंसेप्ट अप्लाई करोगे ना, कौन सा, दीज इंटू दीज अपॉन दीज, तो 5 इंटू 10 अपॉन 2 अप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 25 डेज। तो 10 बंदे मिलकर गप्पे नहीं लड़ा रहे कि भाई 25 डेज टाइम लगेगा, तो ये कंसेप्ट क्या हो गया, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो गया। आंसर क्या आना चाहिए, 1। और वो कब आएगा, दीज इंटू दीज अपॉन दीज करो, दैट इज 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है। ऐसा कब करना है कि इफ दीज इंक्रीजेस एंड दीज डिक्रीजेस, या तो इफ दीज डिक्रीजेस एंड दीज इंक्रीजेस। तो जब भी कभी इनवर्स रिलेशन आ जाए जिसमें एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो तो दूसरी इंक्रीज होगी, या एक इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी डिक्रीज होगी, उस केस में आपको दीज मल्टीप्लाइड बाय दीज डिवाइडेड बाय दीज करना है। अब हमारे केस में क्या हुआ, चेक करो, अगर परसेंटेज प्योरिटी कम होगी ना तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी बढ़ेगी, सो दीज डिक्रीजेस दीज इंक्रीजेस, मींस रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दैट केस क्या आएगा, दीज इनटू दीज डिवाइडेड बाय दीज आएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ये। और हमने सॉल्व किए बिना इसको क्यों टिक किया, क्योंकि ये आंसर नहीं आएगा। ये आंसर कब आएगा, अगर 100% है। हमारा आंसर क्या आएगा, 1.25 से ज्यादा, तो ये ज्यादा, बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1.32 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये एक बहुत बड़ा टेबल है, टेबल पर काम करेंगे स्टूडेंट्स। चलो ओके, 4.48 लीटर O2 एट STB। चलो मैं धीरे धीरे सबको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करता जा रहा हूं। 4.48 डिवाइडेड बाई 22.4 कर लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 0.2 मोल। चलो 12.022 into 10 to the power 22, so 12.022 into 10 to the power 22 divided by 6.022 into 10 to the power 22, तो ये 23, सॉरी, तो इसको मैं 2 से काट दूं तो ये भी 0.2 मोल बन रहा है। भाई वाह, 96 ग्राम ऑक्सीजन, 96 डिवाइडेड बाय O2 है, ध्यान रखना O2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट 32, तो ये बन चुका है 3 मोल। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 88 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू ये बन चुका है 2 मोल। चलो भाई, अब क्या है यहाँ पर 0.2 मोल, इसको भी मैं मोल में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बनेगा
12.044 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23, तो ये बन चुका है 2 मोल। 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम क्या लेकिन 6.4 ग्राम या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि ऑक्सीजन है तो डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो 0.2, यहाँ O2 होना चाहिए, 0.2 मोल हो गया। 67.2 लीटर, 67.2 डिवाइडेड बाय कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 22.4, तो आंसर बनेगा 3 मोल। चलो अब किसको किसके साथ हम मैच कर सकते हैं? ए के साथ क्या आएगा? ए के साथ ए क्या है? 0.2 मोल है, तो 0.2 मोल ए के साथ आ सकता है 1, ए के साथ आ सकता है 3। बी क्या है? बी है 0.2 मोल, तो 0.2 मोल के साथ आ सकता है 1, इसके साथ आ सकता है 3b। सी क्या है? 3 मोल, तो 3 मोल के सामने 3 मोल का एक ही ऑप्शन है, तो ये बन सकता है 4। और डी क्या है? डी है 2 मोल, तो 2 मोल क्या है? 2 है। तो आपका आंसर या तो 1142 होना चाहिए या 3142 होना चाहिए या 1342 होना चाहिए। चेक करते हैं। 3142, चलो ये 3142, तो ये मैच हो गया। ये 3124 है, नहीं 1 मैच हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस जब आए ना कॉम्प्लिकेटेड, तो सबके इस साइड के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, फिर एक अपना आंसर बना लो और अपने आंसर में से ये आंसर जो है ना उसको कहीं साइड कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2.15 ग्राम पर ml, डेंसिटी दे रखी है। Then the mass of 2.5 ml solution in correct significant figures is, पहले तो देख लो कि आपके पास 2 डिजिट है, दैट इज 2.15, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज किया है और इसमें है 2.5 और इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज किया है। तो जब भी आपका फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स विथ कैलिब्रेशन, तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होना चाहिए। जब भी आपको वैल्यूज दी हो उसमें से अगर आपको कोई आंसर डिराइव करना है तो गिवन रिपोर्टेड वैल्यूज में जिसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिनिमम है ना, उसके बेसिस पर आप आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपको क्या निकालना है? मास। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये होगा 2.15 इंटू 2.5। अब इन दोनों का आंसर मुझे लाना है, कुछ भी आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? ए पॉइंट बी के फॉर्म में हमें आंसर लगाना है, तो एज सच ही हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? 5.4 आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर देना है, ऐसा एक ही आंसर है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमें फीडबैक मिल रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप खुद भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोले कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है। ठीक है ना, चलो अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो पूरा हमने क्लास में डिस्कस किया है ना, इसकी पीडीएफ जो है ना वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ एक्सरसाइज 2 खत्म हो गई है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।